दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। तो ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग मेनली 2 टॉपिक कवर करेंगे। भारतीय लोकतंत्र, सबसे पहले यहाँ पे लोकतंत्र के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए एक सरकार है। इसके दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, इसमें सभी नागरिक बिना किसी चयनित या मनोनीत पदाधिकारी की मध्यस्थता के सार्वजनिक निर्णयों में स्वयं भाग लेते हैं। उदाहरण, एक सामुदायिक संगठन या आदिवासी परिषद, किसी श्रमिक संघ की स्थानीय इकाई। प्रत्येक लोकतंत्र छोटे समूह में व्यावसायिक है, जहां पूरी जनता निर्णय में सम्मिलित होती तथा बीच में कोई प्रतिनिधि न हो, जैसे आदिवासी परिषद, श्रमिक संघ आदि। अप्रत्यक्ष परोक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र विशाल व जटिल समुदाय में अपनाया जाता है। सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजनीतिक निर्णय लेने, कानून बनाना व लागू करना आदि के लिए नागरिक स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनता है। हमारे देश में प्रतिनिधि लोकतंत्र है। सहभागी लोकतंत्र, ये एक ऐसा लोकतंत्र है जिसमें किसी समूह या समुदाय के सभी लोग एक साथ मिलकर कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। विकेंद्रीकरण लोकतंत्र, जमीनी लोकतंत्र के एक उदाहरण के रूप में पंचायती राज व्यवस्था, जो एक विकेंद्रीकरण की तरफ महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय संविधान के केंद्रीय मूल्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता आदि। लोकतंत्री मूल्य केवल पश्चिमी की देन नहीं है, बल्कि महाकाव्य कृतियाँ व विविध लोक कथाएँ, संवादों, परिचर्चाओं और अंतर्विरोधी स्थितियों से भरी पड़ी हैं, जैसे महाभारत महाकाव्य। कराची कांग्रेस संकल्प 1931 उन मूल्यों का उल्लेख करता है जो राजनीतिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय को भी सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। हित प्रतिस्पर्धा, संविधान और सामाजिक परिवर्तन। हितों की प्रतिस्पर्धा हमेशा किसी स्पष्ट वर्ग विभाजन की ही प्रतिबंधित नहीं करती। किसी कारखाने को बंद करवाने का कारण ये होता है कि उससे निकलने वाला विषैला कचरा आसपास के लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस प्रकार बहुत सी चीज़ों की समाप्ति के कारण लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कानून का सारा इसकी शक्ति है। कानून इसलिए कानून है क्योंकि इससे बल प्रयोग अथवा अनुपालन के संरक्षण के माध्यमों का प्रयोग होता है। न्याय का सार, निष्पक्षता। कानून में कोई भी प्रणाली अधिकारियों के संस्तरण के माध्यम से ही कार्यरत होती है। संविधान भारत का मूल मानदंड है। यह ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी राष्ट्र के सिद्धांतों का निर्माण होता है। ऐसे प्रमुख मानदंड जिनसे नियम और अधिकारी संचालित होते हैं संविधान कहलाता है। अन्य सभी कानून संविधान द्वारा नियत कार्य प्रणाली के अंतर्गत बनते हैं। ये कानून संविधान द्वारा अधिकारियों द्वारा बनाए वे लागू किए जाते हैं। कोई वाद विवाद होने पर संविधान द्वारा अधिकार प्राप्त न्यायालयों के संस्करण द्वारा कानून की व्याख्या होती है। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च है और वही संविधान का सबसे अंतिम व्याख्याता भी है। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज का शाब्दिक अनुवाद होता है 5 व्यक्तियों द्वारा शासन। इसका अर्थ गांव एवं जमीनी पर लचीले लोकतंत्र क्रियाशील। डॉक्टर अंबेडकर ने तर्क दिया है कि स्थानीय कुलीन और उच्च जातीय लोग सुरक्षित परिधि से इस प्रकार घिरे हुए हैं कि स्थानीय स्वशासन को मतलब होगा भारतीय समाज के पददलित लोगों का निरंतर शोषण निस्संदेह उच्च जाति और जनसंख्याओं के इस भाग को चुप कर देगी। महात्मा गांधी, स्थानीय सरकार की अवधारणा गांधी जी को भी लोकप्रिय थी। वे प्रत्येक ग्राम को स्वयं में आत्मनिर्भर और पर्याप्त इकाई मानते थे। स्वयं अपने को निर्देशित करें ग्राम स्वराज्य को वे आदर्श मानते थे और चाहते थे कि स्वतंत्रता के बाद भी गाँव में ही
यही शासन चलता रहे। 73वां व 74वां संविधान संशोधन 1992 ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रों में स्थायी निकायों के सभी चयनित पदों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया। इनमें से 70% सीटें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। ये संशोधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंतर्गत पहली बार निर्वाचित निकाय में महिलाओं को शामिल किया, जिससे उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली। 73वां संविधान संशोधन के तुरंत बाद 1993-1994 चुनाव में 8 लाख महिलाएं एक साथ राजनीतिक प्रक्रियाओं से जुड़ी। वास्तव में महिलाओं को मानवाधिकार देने वाला ये एक बड़ा कदम था। स्थानीय स्वशासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रावधान करने वाला संवैधानिक संशोधन पूरे देश में 1992 से 1993 में लागू है। पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय व्यवस्था, जिला स्तर पर जिला परिषद, खंड स्तर पर पंचायत समिति, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। पंचायतों की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व। पंचायतों को निम्नलिखित शक्तियाँ व उत्तरदायित्व प्राप्त हैं: आर्थिक विकास के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम बनाना, सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करना, शुल्क यात्री कर, समाज जुर्माना, अन्य कर आदि लगाकर एकत्र करना, सरकारी उत्तरदायित्व के हस्तांतरण में सहयोग करना, जन्म और मृत्यु के आंकड़े रखना, शमशानों एवं कब्रिस्तान का रखरखाव, पशुओं के तालाब का नियंत्रण, परिवार नियोजन का प्रचार करना, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, एकीकृत बाल विकास योजना आदि को संचालित करना, पंचायत की आय के मुख्य स्रोत, संपत्ति, व्यवसाय, पशु वाहन आदि पर लगाए गए कर, चुंगी, भूराजस्व आदि पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत है। जिला पंचायत द्वारा प्राप्त अनुदान पंचायत के संसाधनों में वृद्धि करते हैं। पंचायतों के लिए यह अनिवार्य है कि वे अपने कार्यालय के बाहर बोर्ड लगाएं जिसमें प्राप्त वित्तीय सहायता के उपयोग की संबंधित आंकड़े लिखे हों। न्याय पंचायत, कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की स्थापना की गई। कुछ छोटे मोटे दीवानी और आपराधिक मामलों की सुनवाई का अधिकार इनके पास होता है। ये जुर्माना लगा तो सकते हैं लेकिन कोई सज़ा नहीं दे सकते। ये ग्रामीण न्यायालय प्राय कुछ पक्षों की आपसी विवादों में समझौता करने में सफल होते हैं। विशेष रूप से ये प्रभावशाली होते हैं जब किसी पुरुष द्वारा दहेज के लिए स्त्री प्रताड़ित किया जाए, इसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्रवाई किए जाएं। जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज, आदिवासी क्षेत्रों की आरंभिक या प्रारंभिक स्तर की लोकतांत्रिक कार्यों को अपने समृद्ध परंपरा रही है। जैसे मेघालय की आदिवासी जातियों की सैकड़ों साल पुरानी राजनीतिक संस्थाएं रही है। ये राजनीतिक संस्थाएं उतनी सुव्यवस्थित थी कि ग्राम, वंश और राज्य के स्तर पर कुशलता से कार्य करती थी। जैसे खासियों को पारंपरिक अपनी परिषद होती थी जिसे दरबार क्रूर कहा जाता था। वन पंचायत अधिकांश कार्य महिलाएं करती थी। वन पंचायत की औरतें पौधशाला बनाकर छोटे पौधों को लालन पोषण करती थी। वन पंचायत में सदस्य आसपास के जंगलों में अवैध कटाई की सुरक्षा भी करते थे। राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन होता है जो सत्ता हथियाने और सत्ता को उपयोग कुछ विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के उद्देश्य से स्थापित करता है। लोकतांत्रिक प्रणाली में विभिन्न समूहों के हित राजनीतिक दलों द्वारा ही प्रतिनिधित्व प्राप्त करते हैं जो उनके मुद्दों को उठाते हैं। हित समूह को हम लोग बेसिकली एक चीज़ बताता हूँ, क्या समझेंगे। दबाव समूह भी जानते हैं, दबाव समूह के नाम से भी, और प्रेशर ग्रुप के भी नाम से जानोगे। किसको? हित समूह को। ये ऐसा समूह होता है जो सरकार से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। हित समूह राजनीतिक क्षेत्र में कुछ निश्चित हितों को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं। ये प्राथमिक रूप से वैधानिक अंगों के सदस्यों को समर्थन प्राप्त करने के लिए बनाए जाते हैं। दबाव समूह, जब किसी समूह को लगता है कि उसके हित की बात नहीं की जा
रही तो अलग अलग दल बना लेते हैं जिसे दबाव समूह कहते हैं। ये दोनों समूह, ये दबाव समूह और हित समूह, ये दोनों अधिकतर ये एक ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।